नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। काबुल पर कब्ज़े के 22 दिन बाद यानी आज मंगल के रोज़ तालिबान ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन को वज़ीर आज़म बनाया गया है। उनके साथ 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। तालिबान सरबराह शेख हिब्दुल्लाह अखुनज़ादा सुप्रीम लीडर होंगे, जिन्हें अमीरुल अफ़गानिस्तान कहा जाएगा। हुकूमत का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान होगा। ये तालिबान की इंटरिम आर्जी हुकूमत होगी। तालिबान का कहना है कि इस हुकूमत की तश्कील को लेकर, एक परमानेंट हुकूमत की तश्कील को लेकर बातचीत चल रही है। खारी फसीउद्दीन को डिफेंस मिनिस्ट्री में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। उनकी क़यादत में ही तालिबान ने पंजशीर की लड़ाई लड़ी और जीती है। फसीउद्दीन ताजिक तालिबान के अहम कमांडरों में से एक है। 33 मेंबर्स वाली कैबिनेट में तालिबान कमांडर्स या मजहबी कायदीन के कोई दूसरा चेहरा नज़र नहीं आता। किसी खातून को वज़ीर नहीं बनाया गया। हुकूमत की तश्कील की बातचीत करने वाले साबिक़ सदर हामिद करज़ाई को भी किनारे कर दिया गया। अमेरिका को चैलेंज करने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी को होम मिनिस्ट्री दी गई है। वो अमेरिका के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में है। पिछले दिनों कतर की दारुल हुकूमत दोहा में हिंदुस्तान और तालिबान के बीच ऑफिशियली पहली बार बातचीत हुई थी। दोहा में हिंदुस्तान के एम्बेसडर दीपक मित्तल ने तालिबान की पॉलिटिकल विंग के हेड शेर मोहम्मद अब्बास स्टेने खज़ाई से मुलाकात की थी। उन्हीं स्टेने खज़ाई को तालिबान ने डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बनाया। अब्बास का हिंदुस्तान से पुराना रिश्ता है। वो देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले चुके हैं। कुछ वक्त अफगान फ़ौज में रहे और बाद में तालिबान का दामन थाम लिया था। मोहम्मद यूनुस अखुनज़ादा सरपरस्त वज़ारत इंकिशाफ देहात, मोहतरम शेख मोहम्मद खालिद सरपरस्त वज़ारत दावत व इरशाद आमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर, मोहतरम मुला अब्दुल मनान उमरी सरपरस्त वज़ारत फ़वाइद आमा, मोहतरम हाजी मुला मोहम्मद ईसा अखुंद सरपरस्त वज़ारत मादिन व पेट्रोलियम, मोहतरम मुला अब्दुल लतीफ़ मंसूर सरपरस्त वज़ारत आब व बर्क़। काबुल में पाकिस्तान मुखालिफ रैली पर तालिबान ने फायरिंग कर दी। इससे मची भगदड़ में कई खवातीन के ज़ख्मी होने की खबर है। वहीं इस मुजाहरे को कवर कर रहे टोलो न्यूज़ के कैमरामैन वाहिद अहमदी को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पंजशीर की जंग में पाकिस्तान के दखल से अफ़गानिस्तान के लोगों में गुस्सा है और वो लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरों में काबुल के लोग गो बैक पाकिस्तान और आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मुजाहरा काबुल में वाक़ पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर चल रहा था, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल थी। यहाँ लोगों को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने हवाई फायरिंग कर दी। काबुल में बीती रात भी ख़वातीन ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर मुजाहरा किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसे तालिबान के जुल्मों और पाकिस्तान की घुसपैठ के खिलाफ मुजाहरा बताया जा रहा है। वैसे तो अफ़गानिस्तान के अलग अलग शहरों में ख़वातीन पिछले कई दिनों से अपने हुकूक़ के लिए मुजाहरा कर रही हैं, लेकिन काबुल में पहली बार रात में मुजाहरे हुए। This is Kabul, men and women out in the streets chanting against Pakistan and the Taliban and in support of the resistance in Panjshir. Azadi, Azadi. अफ़गानिस्तान और पंजशेर पर पीर के रोज़ तालिबान के कब्ज़े का दावा करने के बाद गुज़िश्ता रात को एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पंजशेर में तालिबान के ठिकानों पर नामालूम फ़ौजी तैयारों के ज़रिए हवाई हमले किए गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तालिबान के ठिकानों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। कुछ गैर मुल्की रिपोर्टरों ने आज पंजशेर के डिप्टी गवर्नर के हवाले से इलाके में ज़बरदस्त लड़ाई होने का दावा किया है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि ये हवाई हमले किसकी जानिब से किए गए हैं। पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर हमले की खबर अफगानिस्तान के सहाफ़ी और वहाँ की मीडिया के ज़रिए दी गई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि ये जंगी तैयारी किस मुल्क के थे।
मोहम्मद अल सुलेमानी के जरिए किए गए एक ट्वीट में लिखा गया कि नामालूम तैयारा तालिबान के ठिकानों पर हमला करके भागे और रेसिस्टेंट फोर्सेस वाले इलाकों में चले गए। ये किसने किया, रूस ने या ताजिकिस्तान ने? फिलहाल तालिबान पर हमला किसने किया ये मालूम नहीं चल सका, लेकिन अफगानिस्तान के कई सहाफ़ी इस हमले को लेकर कयास लगा रहे हैं। एक खबर के मुताबिक वहाँ के सहाफ़ी जो कयास लगा रहे हैं उनमें ताजिकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि अहमद मसूद का इन दिनों ताजिकिस्तान में होने का दावा किया गया है। इसके अलावा जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया उस वक्त अफगान फ़ौज के कई फ़ौजी जंगी तैयारे यहाँ से निकलकर ताजिकिस्तान तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे। ताजिकिस्तान वक्त वक्त पर नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स का साथ देता आया है। यही वजह है कि तालिबान पर हुए इस तरह के नामालूम हमले को लेकर सबसे पहली नज़र उसकी तरफ मुड़ी है। इससे कबल तालिबान के जंगजुओं ने पीर को पंजशेर के 8 अजला पर कब्जा करने का दावा किया था। बड़ी तादाद में तालिबानी जंगजू पंजशेर में घुसकर बागी ग्रुप्स को ख़त्म करने का दावा किया और गवर्नर ऑफिस के बाहर तालिबान ने अपना परचम लहरा दिया था। अब बात किसानों के एहतजाज की। हरियाणा के करनाल में किसान ज़िले इंतज़ामिया से बातचीत नाकाम होने के बाद ज़िले डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए निकले हैं। अनाज मंडी से सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़े किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान आगे बढ़ने पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने राकेश टिकैत और युगेंद्र यादव समेत कुछ किसान कायदीन को हिरासत में ले लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। करनाल की अनाज मंडी से निकले किसान मिनी सेक्रेटेरिएट तक पहुंच गए। सेक्रेटेरिएट के मेन गेट पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद थी। किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि इसके बाद भी किसान सेक्रेटेरिएट के सामने ही जमा हो गए। किसान कायद यहाँ मीटिंग उन्होंने की। इस मीटिंग में आगे की स्ट्रैटेजी तय की गई। इधर किसानों के तहरीक के चलते हरियाणा के 5 अजला में मोबाइल, इंटरनेट और बल्क SMS सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी डॉक्टर बलकर सिंह के हुक्म के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत और जींद में पीर की रात 12 बजे से मंगल की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। झारखंड असेंबली में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरे पर सियासत मंगल के रोज भी जारी रही। पीर के रोज बीजेपी MLAs ने भजन कीर्तन किया था, तो मंगल के रोज उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान सभी ने गले में जय श्री राम का पट्टा भी बांधा। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के कायद और साबिक वजीर आला बाबूलाल मरांडी ने कहा कि असेंबली को बहरान से मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। पार्टी के चीफ विप विरंची नारायण ने कहा कि ये जमहूरियत का मंदिर है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो, लेकिन जब स्पीकर हुकूमत के इशारे पर यहाँ नमाज अदा करवा सकते हैं तो हमें भी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। इस मसले पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि अपोजिशन को हनुमान जी सद्बुद्धि, ताकत और
इल्म दें। बीजेपी एमएलए बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ कब और किस तरीके से किया जाता है। 2 सितंबर को असेंबली स्पीकर के हुक्म पर असेंबली में नमाज के लिए कमरा नंबर TW 348 अलॉट किया गया है। इसके बाद से ही बीजेपी एमएलए पूजा के लिए भी अलग कमरा देने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के आबा और हर हिंदुस्तानी हिंदू है। पुणे में ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन नामी तंजीम की जानिब से मुनक़दा एक तकरीब में उन्होंने पीर के रोज़ कहा था कि दानिशमंद मुस्लिम रहनुमाओं को खदामत पसंदों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। भागवत ने कहा कि लफ्ज़ हिंदू मादर वतन, आबा व अजदाद और हिंदुस्तानी सकाफ़त के मुशाबा है। ये दीगर नज़रियात की बेहुरमती नहीं है। हमें मुस्लिम तसल्लुत के बारे में नहीं बल्कि हिंदुस्तानी तसल्लुत के बारे में सोचना है। भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान की जामे तरक्की के लिए हर एक को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम हमलावरों के साथ आया, ये तारीख़ है और उसी शक्ल में बताई जानी चाहिए। दानिशमंद मुस्लिम रहनुमाओं को गैर ज़रूरी इशूज़ की मुखालिफत करना चाहिए और ख़दामत पसंद और इंतहा पसंदों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। जितना जल्दी हम ये करेंगे समाज को उतना ही कम नुकसान होगा। RSS सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान बतौर सुपर पावर किसी को खौफजदा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ हिंदू हमारे मादर वतन, आबा व अजदाद और हिंदुस्तानी सकाफ़त की विरासत के ख़जाने के मुशाबा है और हर हिंदुस्तानी हिंदू है। हिंदुओं और मुसलमानों के आबा व अजदाद एक ही थे। इस तकरीब में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर लेफ्टिनेंट सैयद अता हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि तनू से ही तरक्की याफ्ता समाज की तामीर होती है और हिंदुस्तानी सकाफ़त सभी के साथ यकसा सलूक करती है। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। ये वहां उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो और देखो मारो, इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगा और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। उपाय कहाँ होगा? इस पर मलम पट्टी करने से मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2017 के पहलू खान लिंचिंग केस के मुलजिमीन को नए सिरे से वारंट जारी कर दिया है। इन सभी मुलजिमीन को अलवर की एक झैली अदालत ने 2019 में बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने यह वारंट पहलू खान के बेटों की अपील पर जारी किया। पहलू खान का उस वक्त मुबैना गौ रक्षकों की भीड़ ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया था जब वो अपनी गाड़ी में गायों को लेकर जा रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस गोवर्धन बर्धर और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पहलू खान के बेटों इरशाद और आरिफ की अर्जी को कबूल करते हुए जमानती वारंट जारी किया। साथ ही अदालत ने पहलू खान के बेटों की अर्जी को राजस्थान हुकूमत की उस अपील के साथ भी जोड़ दिया जिसमें इस मामले में अलवर कोर्ट के हुक्म को चैलेंज पेश किया गया था। अपील में पहलू खान केस में विपिन यादव, रविंदर कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश और भीम सिंह मुलजिम थे। पहलू खान के बेटों की तरफ से दाखिल अपील में कहा गया कि इस मामले में कई गवाह थे जो खुद जख्मी थे और उन्होंने मुलजिमीन के नाम बताए थे। अपील में यह भी कहा गया कि लिंचिंग के दौरान पहलू खान को संगीन चोटें आई थी, उन्हीं चोटों के सबब उनकी मौत हुई। साथ ही इस लिंचिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए असलहे भी मुलजिमीन के पास से बरामद हुए थे। अपील में झैली अदालत के फैसले को चैलेंज पेश करते हुए कहा गया कि गवाहों के भरोसे लायक बयानों के बावजूद झैली अदालत ने इसका नोटिस नहीं लिया और मुलजिमीन को बरी कर दिया। काबिल जिक्र है कि पहलू खान अपने बेटों के साथ 1 अप्रैल 2017 को अपनी गाड़ी में गायों को लेकर हरियाणा के नूह जिला जा रहा था। तभी रास्ते में जयपुर दिल्ली शाहराह पर बहरोड़ के पास मुबैना गौ रक्षकों ने उन्हें रोका। भीड़ ने उन पर गाय स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद करते हुए हमला कर दिया। पहलू खान को नज़दीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां 3 अप्रैल 2017 को उनकी मौत हो गई।
इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। एक एफआईआर पहलू खान पर हमला करने वाली भीड़ के खिलाफ थी और दूसरी एफआईआर में पहलू खान, उसके बेटों और ट्रक के ड्राइवर को मुलजिम बनाया गया था। उन पर गायों को गैर कानूनी तरीके से रियासत के बाहर स्मगलिंग करके ले जाने का इल्जाम लगाया गया था। पहलू खान और उसके बेटों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को राजस्थान हाईकोर्ट ने 2019 में खारिज कर दिया था। साल 2019 में हैदराबाद के गैंगरेप काफ़ी सुर्खियों में रहा, जिसमें मुतासिरा को इंसाफ दिलवाने के लिए मुल्क के लाखों लोगों ने आवाज़ उठाई थी। इन लोगों में सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन जैसे कई बड़े सितारे भी शामिल थे। इस दौरान कई लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें भी शेयर की थी। अब रेप मुतासिरा की पहचान उजागर करने को लेकर इन बॉलीवुड एक्टर्स के अलावा 38 सेलिब्रिटीज पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के वकील गौरव गुलाटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बॉलीवुड स्टार्स के अलावा टॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स और आरजे भी शामिल हैं। गौरव का कहना है कि इन सितारों को जनता के लिए मिसाल बनना चाहिए और ये खुद कानून को दरकिनार करते हुए रेप मुतासिरा की पहचान उजागर कर रहे हैं। इन सभी सेलिब्रिटीज़ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वकील गौरव गुलाटी ने सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, फरहान अख्तर, अनुपम खेर, परिणीति चोपड़ा, दिया मिर्जा, स्वरा भास्कर, रकुल प्रीत सिंह, यामी गौतम, ऋचा चड्डा, काजल अग्रवाल, शबाना आजमी, हंसिका मोटवानी, प्रिया मलिक, अरमान मलिक, करणवीर वोहरा, डायरेक्टर मधुर भंडारकर, साउथ एक्टर रवि तेजा, अल्लू शिरीष, क्रिकेटर हरभजन सिंह, शिखर धवन, निधि अग्रवाल, चार्मी और आशिका रंगनाथ और आरजे साइमा के खिलाफ शिकायत की है। 28 नवंबर 2019 की रात हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर का अगवा किया गया था। 4 मुलजिमीन ने मुतासिरा के साथ गैंगरेप किया और फिर उसे जला दिया था। इस केस ने पूरे मुल्क को हिला दिया था। वाकई के 2 दिन के अंदर ही मुलजिमीन को पकड़ लिया गया था। बाद में उनका एनकाउंटर भी कर दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। उन्होंने इशारों के हिंदुस्तानी ज़बान की लुग़त समाज से महरूम अफराद के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग के मुताबिक ऑडियो और मतन पर मबनी इशारों की ज़बान का टॉकिंग बॉक्स, CBSE का स्कूल के मियार की यकीन दहानी और तज्ज़िये का फ्रेमवर्क बनाने के लिए टीचर के तरबियती प्रोग्राम को लॉन्च किया। स्कूलों की तरक्की के लिए CSR ताउन करने वालों की सहूलियात का भी आगाज़ किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कौमी अवार्ड जीतने वाले टीचर्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने उन टीचर्स के ताउन की सताइश की जिन्होंने मुल्क में मुश्किल वक्त में तुलबा के मुस्तकबिल को तामीर करने में ताउन किया। उन्होंने कहा कि आज शिक्षक पर्व के मौके पर कई नई स्कीमों का आगाज़ किया गया है, जो इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि मुल्क सरे-दस्ते आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के शिक्षकों में किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरा उतरने की क्षमता तो है ही, साथ ही उनके पास अपनी विशेष पूंजी भी है। उनकी ये विशेष पूंजी, ये विशेष ताकत है उनके भीतर के भारतीय संस्कार। और मैं आपको मेरे 2 अनुभव बताना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री बनकर के जब पहली बार भूटान गया तो वहां का राज परिवार हो, वहां के शासकीय व्यवस्था के लोग हो, बड़े गर्व से कहते थे कि पहले हमारे यहां करीब करीब सभी टीचर्स भारत से आते थे और यहाँ के दूर सुदूर इलाकों में पैदल जाकर के पढ़ाते थे। और जब ये शिक्षकों की बात करते थे, भूटान का राज परिवार हो या वहां के शासक, बड़ा गर्व अनुभव करते, उनकी आंखों में चमक नजर आती थी। वैसे ही जब मैं सऊदी अरेबिया गया और सऊदी अरेबिया के किंग से जब बात कर रहा था तो वो इतने गौरव से मुझे उल्लेख कर रहे थे कि मुझे भारत के शिक्षक ने पढ़ाया है, मेरा शिक्षक भारत का था। अब देखिए शिक्षक के प्रति कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचे उसके मन में क्या भाव होता है। साथियों, हमारे शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानवीय संवेदना है, एक पवित्र और नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहां शिक्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कौमी अहलियती एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET को मुलतवी करने और उसमें शिरकत करने वाले तलबा को मुनसिफाना मौक़े देने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हुकूमत स्टूडेंट्स की हालत ज़ार पर आंखें बंद किए हुए NEET का इम्तिहान मुलतवी करें और स्टूडेंट्स को इम्तिहान में शिरकत का मुनसिफाना मौका फराहम करें। ख्याल रहे कि नीट का इम्तिहान 12 सितंबर को होना है और उसी दिन CBSE का भी एक पेपर है। स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि उनकी दिक्कतों को देखते हुए सरकार नीट इम्तिहान की तारीख को तब्दील करे। काबिल ज़िक्र है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन अदालत ने कहा कि इस मामले को इम्तिहान देने वाली एजेंसी के सामने रखा जाना चाहिए। मरकज़ की नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम पर सवालिया निशान लगाते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और साबिक मरकज़ी वजीर अजय माकन ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत आवाम की गुज़िश्ता 60 सालों से बनाई गई पब्लिक प्रॉपर्टी किराए के भाव पर फ़रोख्त करने पर आमादा है। माकन ने मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे चौंकाने वाली और शुबा में डालने वाली बात यह है कि सभी कुछ खुफिया तरीके से तय किया गया। इसके बाद इस फैसले का ऐलान भी अचानक किया गया, जिससे हुकूमत की नीयत पर शक मजीद गहरा हो गया है। सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर इसका क्या असर हो रहा है और उत्तर प्रदेश के कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो उसके लिए बताना चाहूँगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम का एयरपोर्ट अब अगर लखनऊ के तर्ज पे जाना जाए तो अब यह अडानी एयरपोर्ट हो जाएगा और इसकी कीमत महज 500 करोड़ रुपए लगाया गया है। जहां पर हमारे बच्चों को तैयार किया जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत करके आए, उसको भी निजीकरण उसका भी हो रहा है। वहां पे अब क्लब बन जाएंगे, वहां पर अब क्लब के साथ में रेस्टोरेंट्स होंगी, शादियां होंगी, वहां पे बार खुल जाएंगे और हमारे बच्चे कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे, उस चीज का कोई भी किसी तरीके से कोई रोड मैप नहीं। एक और पिक्चर का निर्माण किया है जिसके वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद है और उसका नाम है मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन जब उन्होंने किया, नोटबंदी जब उन्होंने करी, तो नोटबंदी के दौरान छोटे कारोबारियों को लूटा गया, छोटे व्यापारियों को लूटा गया। डीमोनेटाइजेशन के दौरान छोटे तबके, मध्यम वर्गीय तबकों को लूटा गया और इस मोनेटाइजेशन से हमारे पूरे के पूरे देश की धरोहर और पूंजी को लूटा जा रहा है। ये हमारा सीधे सीधे आरोप है। और ये मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, ये जुड़वा बच्चे हैं जो मोदी सरकार की देन है और दोनों के दोनों इन जुड़वा बच्चों ने पूरे देश के अंदर गरीब और मध्यम वर्गीयों के ऊपर, दोनों के दोनों इन जुड़वा बच्चों ने पूरी तरीके से अपना एक आतंक पूरे देश के अंदर फैला दिया है। ये हमारा कहना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे समय में इन्होंने अभी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए जो 2 वॉल्यूम्स निकाले हैं, सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर इसका क्या। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल के वालिद नंद कुमार बघेल को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मंगल के रोज़ रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। बताया जा रहा है कि नंद कुमार बघेल ने जमानत लेने और वकील रखने से मना कर दिया। उन पर ब्राह्मणों को लेकर मुतनाज़िया बयान देने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला भूपेश बघेल के वालिद नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर के DD नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। नंद कुमार पर अलग अलग सेक्शंस के तहत केस दर्ज किया गया। उनके खिलाफ IPC की सेक्शन 505 यानी मुख्तलिफ तबक़ात के बीच नफ़रत फैलाना, इसके अलावा सेक्शन 153A के तहत यानी समाज में टेंशन, तनाव पैदा करने वाला बयान देने का इल्ज़ाम है। BSP सुप्रीमो मायावती ने मंगल के रोज़ लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की मुहिम की शुरुआत कर दी। मायावती ने वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन कैंपेन के जो मरकज़ में जो सेंट्रल पॉइंट रहेगा वो ब्राह्मण ही होंगे। उन्होंने डायस से त्रिशूल लहराकर कहा कि हर असेंबली सीट में पार्टी 1000 ब्राह्मण वर्कर्स बनाएगी। ब्राह्मण और सभी दूसरे तबक़ात के लोग 2007 की तरह मुकम्मल अक्सरियत की हुकूमत बनाएंगे। मायावती ने कहा कि अगर अगले चुनाव में BSP की जीत होती है तो इस बार फोकस रियासत की नई तस्वीर बनाने पर होगा। मूर्तियां और
लाइब्रेरीज बनाने पर नहीं। मायावती ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा कि ये लोग एक भाभी जी को लेकर घूम रहे हैं जो बीजेपी के लिए माहौल बना रही है। मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपना रही है, ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही मुसलमानों का वोट फिर इनको अपनी सरकार में, इसके साथ ही मुसलमानों का वोट फिर इनको अपनी सरकार में तबाह व बर्बाद करने के मामले में भी सपा व कांग्रेस पार्टी भी कोई कम नहीं है। खासकर पश्चिमी यूपी का मेरठ मलियाना कांड व मुजफ्फरनगर कांड को यहाँ के मुस्लिम लोगों को जल्दी से भूलना नहीं चाहिए। ये भी मेरी उनसे खास काम करना था, हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज़्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। अब बात कोरोना केसेस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5,48,055 कोरोना के नए केसेस सामने आए। इसी दौरान 8,387 अफराद की मौत भी हुई। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 22,22,62,640 हो गई, जबकि अब तक 45,93,598 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,87,86,308 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के आंकड़े पीर के रोज़ राहत देने वाले रहे। बीते 24 घंटों में 30,164 नए केसेस दर्ज किए गए, 42,946 मरीज ठीक हो गए और 290 मुतासरीन की मौत हो गई। इसके साथ ही एक्टिव केसेस में 13,086 की कमी दर्ज की गई। ये लगातार दूसरा दिन था जब इसमें कमी आई। अभी 3,85,000 लोगों का इलाज चल रहा है। नए केसेस की बात करें तो इतवार को बीते 14 दिन में सबसे कम मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले 23 अगस्त को 24,794 मुतासरीन की पहचान हुई थी। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन के अब तक 70 करोड़ डोजेस लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने मंगल के रोज़ बताया कि पिछले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी तेज़ रही। वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने इस कामयाबी को हासिल करने के लिए सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को बधाई दी। पीर के रोज़ मुल्क में 1,13,00,000 लोगों को टीके लगाए गए थे। पिछले 11 दिनों में ऐसा तीसरी बार हुआ जब एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा डोजेज़ लगाए गए। मांडविया ने सोशल मीडिया पर बताया कि हिंदुस्तान ने पहले 10 करोड़ डोज लगाने में 85 दिन लिए थे। अगले 45 दिन में हमने 20 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 30 करोड़ डोज तक पहुँचने में 29 दिन और लगे। 30 से 40 करोड़ डोज तक पहुँचने में 24 दिन लगे। 6 अगस्त को मुल्क में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो गया था। इस बार 10 करोड़ डोज यानी 10 करोड़ डोज सिर्फ 20 दिन में लगाए गए। 60 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 19 दिन और 70 करोड़ तक पहुंचने में सबसे कम सिर्फ 13 दिन लगे। उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह की सरबराही में गेंदबाजों की उम्दा मुजाहरे से हिंदुस्तान ने चौथे टेस्ट के ख़त्म पर इंग्लैंड को 157 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज़ में 2-1 की बढ़त बनाई है। मैच में मिली यादगार जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में टीम इंडिया को बढ़त मिल गई है और ये टीम इंडिया टॉप पर बरकरार है। पाकिस्तान दूसरे और वेस्ट इंडीज़ तीसरे मकाम पर है, वहीं इंग्लैंड की टीम चौथे मकाम पर मौजूद है। हिंदुस्तान इंग्लैंड सीरीज़ में अब तक 4 टेस्ट मैच हुए। इनमें से हिंदुस्तान ने 2 जीते और 1 ड्रॉ हुआ और 1 मैच हिंदुस्तान हार गया था। हर जीत के लिए हिंदुस्तान को 12-12 पॉइंट्स मिले, वहीं ड्रॉ रहे मुकाबले के लिए 2 पॉइंट्स मिले। ड्रॉ मैच में दोनों टीमों को 4-4 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन ट्रेंट ब्रिज में स्लो ओवर रेट की वजह से हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों को 2-2 पॉइंट्स उनके काट लिए गए थे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।